खन्ना जी के परिवार में सरोज नाम की एक अत्याचारी महिला रहती थी। उनका बेटा काफी होशियार था और काफी पैसे कमाता था। सरोज अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाती है। अरे भाई साहब, लड़की तो हमें बहुत पसंद है। अब कुछ लेन देन की बात कर ली जाए। बहन जी, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। देने के लिए मेरे पास ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं आपको 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। वैसे तो 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे के लिए तो लोग 50 लाख तक देने के लिए तैयार है। पर आपकी बेटी पढ़ी लिखी दिखती है, इसलिए मैं हाँ कर देती हूँ। नेहा के पापा खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। बेचारी नेहा अपने सास का सारा काम करने में लगी। शादी के बाद अपने सास को खुश करने का पूरा काम करती, लेकिन सरोज देवी हमेशा उसे ताने सुनाती रहती। अरे मेरे बेटे के लिए तो 50 लाख देने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने तेरे बाप से तो 5-6 लाख लिए। अब घर का सारा काम कर। ये देख, बर्तन अभी तक पड़े हैं। माँ जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। कुछ समय बाद नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है। वो बहुत खुश थी। देख नेहा, मुझे तो घर के लिए एक चिराग चाहिए। ध्यान रहे, लड़की नहीं होनी चाहिए। माँ जी ऐसा क्यों कह रही है? आजकल तो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता। रहने दे, मैं साफ साफ कह रही हूँ। बेटा हुआ तो ठीक है, बेटी हुई तो अपने बाप के घर चली जाना। ऐसा ही होता है। नेहा को एक फूल जैसी लड़की होती है, लेकिन उसका पति और सास उसे अस्पताल से लेने तक नहीं आते। अब मैं क्या करूं पिताजी? मेरी सास मुझे लेने नहीं आई, क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो मेरी ही गलती है जो मैं सरोज जी को पहचान नहीं पाया। तू दुखी मत हो, मेरे साथ अपने घर वापस चल। नेहा के पिता उसे अपने घर वापस ले जाते हैं। नेहा खुशी खुशी अपने बेटी का पालन पोषण करती है। अपने पिता का सहारा बनना चाहती है, इसलिए वो बहुत अच्छे से केक बनाकर बाजार में बेचने लगती है। नेहा के बनाए स्वादिष्ट केक लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अब नेहा के पास दिन रात काम के लिए कोई कमी नहीं थी। नेहा धीरे धीरे फैक्ट्री चलाने लगती है। जब ये बात सरोज देवी को पता चलती है, हाय हाय, इतनी काबिल बहू को घर से निकाल दिया। और लक्ष्मी जैसी मेरी पोती, उसे मैं आज ही लेके आती हूँ। सरोज देवी लालच में आ जाती है और अपने बेटे को लेकर नेहा को वापस लाने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। अरे बेटी, मुझे माफ कर दो, चल अपने घर। मेरी पोती को मुझसे दूर मत कर। माँ जी, मुझे माफ कर दो। अच्छा हुआ जो आपने मुझे आईना दिखा दिया। मेरे पिताजी से एक बार गलती हुई, लेकिन अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ। अब मैं अपने पिता का सहारा बनूंगी और मैं यही रहूंगी। नेहा की सास खाली हाथ अपने घर लौट जाती है। इसीलिए कहते हैं, लालच नहीं करना चाहिए और बेटियों को हमेशा प्यार और सम्मान देना चाहिए। भूमिगत प्रेम कहानी। मोतीपुर नाम का एक गांव था, जहाँ पर सागर और गीता नाम के प्रेमी रहा करते थे। वे कई समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन पार्क में वे दोनों बात कर रहे थे। सागर, हम इस तरह चुपचाप कब तक मिलेंगे? मुझे लगता है हम दोनों को ये बात अपने बड़ों को बतानी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ गीता, हम जल्द ही ये बात सबको बता देंगे। कहकर बात कर ही रहे होते हैं, तभी गीता के घर का नौकर रामू उन्हें देख लेता है। अरे, ये लड़की तो मालिक की बेटी लगती है, किसी लड़के के साथ घूम रही है। मुझे ये बात मालिक को बतानी चाहिए। ऐसा सोचकर नौकर रामू मालिक के पास चला जाता है। क्या बात है रामू, तुम्हें कुछ कहना है क्या? हाँ मालिक, आपकी बेटी गीता उस सागर के साथ घूम रही है। ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं मालिक, गीता उस सागर के साथ भागकर शादी कर लेगी। इसीलिए आगाह कर रहा हूँ मालिक, आगे आपकी मर्जी। यह सुनते ही सुरेश जी हैरान रह जाते हैं। उस दिन के बाद सुरेश ने गीता का बाहर जाना बंद कर दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। पापा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए पापा।
कहते हुए रो रही थी। तुम्हारी शादी का फैसला मैं लूंगा, तुम नहीं। एक बार फिर से प्यार का नाम लिया तो मार डालूंगा। ये कहकर उसे कमरे में बंद कर दिया। कई दिनों तक गीता का कुछ पता न लगने पर सागर परेशान हो जाता है। सागर गीता की सहेली मीना के पास जाता है। मीना, गीता कई दिनों से दिख नहीं रही है, आखिर बात क्या है? तब मीना सागर को सारी बात बता देती है। सच्चाई जानकर सागर बहुत उदास होकर गांव के मंदिर में बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उस पर वहां गुजर रहे साधु की नजर पड़ती है। क्या बात है बेटे, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ क्या समस्या है? यह सुनकर सागर साधु महाराज को सारी बात बता देता है। दुखी मत हो बेटा, इस दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या नहीं है कि उसका हल नहीं है। हम जिससे प्यार करते हैं उससे मिल ना पाए या बात ना होने पर कितनी पीड़ा होती है, मैं समझ सकता हूँ। मैं इसका एक उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। कैसा उपाय? मैंने कई वर्षों की तपस्या से कुछ शक्तियाँ हासिल की है। इन शक्ति के मदद से मैं वो लड़की जिस कमरे में रह रही है उस कमरे तक भूगर्भ का एक रास्ता बना सकता हूँ, जिसके द्वारा तुम जब चाहो तब उस लड़की से मिल पाओगे। यह सुनकर सागर बहुत खुश हो जाता है। तभी स्वामी जी ने गीता के कमरे तक जाने वाला भूगर्भ का रास्ता बनाया। उसी रास्ते से सागर गीता से मिलने उसके कमरे तक पहुंच गया। इस तरह सागर को अंडरग्राउंड रास्ते से आते देख गीता चौंक जाती है। सागर, तुम यहाँ पर कैसे? गीता, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह पाया। सागर ने गीता को सारी बात बताई। सुनकर गीता बहुत खुश हुई। उस दिन से सागर गीता से मिलने उसी मार्ग से आया करता था। फिर एक दिन सुरेश गीता के कमरे में आ जाता है। देखो गीता, तुम्हारे वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है। मुझे शादी नहीं करनी है पिताजी, मैं सागर के सिवा किसी से शादी नहीं करूँगी। खबरदार तुमने सागर का नाम लिया तो मार डालूंगा। कल लड़के वाले देखने आने वाले हैं, अच्छे से तैयार हो जाना। कहकर वहाँ से चला जाता है। उस पर गीता बहुत घबरा जाती है। अगले दिन हर रोज की तरह सागर उस रास्ते से गीता से मिलने आता है और देखता है कि गीता रो रही है। गीता सागर को सारी बात बताती है। देखो गीता, चुप करो, हम स्वामी जी के पास चलते हैं, वे हमें इसका कोई ना कोई उपाय बताएंगे। इस पर गीता भी मान गई। सागर गीता को लेकर उस अंडरग्राउंड रास्ते से स्वामी जी के पास चले आ जाता है। सारी बात जानकर स्वामी जी उन दोनों की शादी करा देते हैं और अपनी शक्ति के द्वारा उस अंडरग्राउंड में भव्य सुंदर सा घर बनाते हैं। सागर और गीता उस घर में बड़े ही आनंद से रहने लगते हैं। गीता के पापा को पता चल ही नहीं पाता कि वो कहाँ गए हैं। कई प्रयासों के बाद गीता का कोई पता नहीं चल पाता। तब वो हार मान लेते हैं। जुड़वा बहुए। सरला अपने पति रमेश और बेटे विजय के साथ रहा करती थी। वो स्वभाव से थोड़ी चालाक और लालची किस्म की थी। उसके बेटे विजय की राधिका से अभी अभी शादी हुई थी। राधिका गरीब घर की लड़की थी और दहेज में ज्यादा कुछ नहीं लेके आई थी। मनचाहा दहेज न मिलने से सरला राधिका से चिढ़ने लगती है और वो राधिका से खूब काम करवाने लगती है और उससे बुरा बर्ताव करने लगती है। अरे राधिका, तुझे खाना मांगा था, क्या अब 2 दिन बाद लाएगी? काम में बिल्कुल हाथ नहीं चलता तेरा। जी माँ जी, अभी लाई। ओ हो, ये खाना है कि क्या है? इतनी मिर्च, मुझे इतने जल्दी ऊपर भेजना चाहती हो क्या तुम? जी मैंने खुद चखा था, नमक मिर्च तो ठीक ठाक है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए ऐसे बहू पाकर। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जाके कपड़े धो, इतने सारे काम पड़े हैं। अब रोजाना सरला का जुल्म राधिका पर दिन ब दिन बढ़ने लगा, पर राधिका चुपचाप ऐसे ही सहन कर लेती। उसने कभी भी अपने पति विजय से इसकी शिकायत नहीं की। एक दिन विजय को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। अधा मैं 1 महीने के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। विजय 1 महीने के लिए दूसरे गांव चला जाता है।
अब तो सरला का बर्ताव राधिका के साथ और भी बुरा हो चुका था। ज्यादा काम करने की वजह से राधिका की तबीयत और खराब रहने लगी। और एक दिन, अरे ओ महारानी, लेटे लेटे आराम कर रही हो? आज रात के दावत के लिए बाजार से सामान लेके आओ। शाम को कुछ खास मेहमान आ रहे हैं खाने पर, उनके सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, समझी? बीमार राधिका बाजार चली गई और चक्कर खा के गिर गई। उसके बाबूजी ने राधिका को ऐसी हालत में देखा और घर ले गए। काफी देर राधिका घर नहीं आई, इसलिए सरला बाजार गई, जहाँ उसने राधिका जैसे दिखने वाली लड़की सोनिया को देखा और खरी खोटी सुनाने लगी। अरे वाह, ये देखो, ये महारानी बाजार में घूम रही है और घर में तबीयत खराब होने का बहाना करती है। चल घर, आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाती हूँ। सोनिया के पास भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो सरला के साथ चली गई। घर पर उसे राधिका के बारे में सब कुछ पता चला कि उसकी सास उस पर खूब अत्याचार करती है। सोनिया ने सरला को सबक सिखाने का ठान लिया। रात में सरला की दोस्त खाने पर आई। अरे कामचोर, कहाँ गई? जा खाना लेकर आ। सोनिया ने जानबूझकर खराब खाना बनाया। का खाना खाकर सब सरला को भला बुरा कहने लगे और सरला की खूब इंसल्ट हुई और सोनिया जोर जोर से हंसने लगी। सरला गुस्से से लाल हो गई और सोनिया पे हाथ उठाया। सोनिया ने उल्टा सरला को अच्छा सबक सिखाया। अपने बहू का बदला रूप देख सरला सोनिया से डरने लगी और धीरे धीरे उसे परेशान करना बंद कर दिया। और कुछ दिन में विजय भी घर लौट आया। सोनिया के बदले तेवर देख विजय भी हैरान था। तभी राधिका अपने पिताजी के साथ आई। वहाँ सभी सोनिया को देख हैरान रह गए। तभी सोनिया ने विजय को अपनी माँ की सारी सच्चाई बताई। इसके बाद सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विजय और राधिका से माफी मांगी। सरला, राधिका और विजय खुशी खुशी रहने लगे। हम शक्ल सोनिया की वजह से राधिका की जिंदगी खुशहाल हो गई।